हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। होली का फेस्टिवल जो है वो आने वाला है और साथ में आपकी बोर्ड एग्जाम्स भी हैं, तो बहुत ज़्यादा डाइसी सिचुएशन हो रही होगी आप सबके लिए भी कि आप फेस्टिवल पे ध्यान दें, होली मनाएं या फिर बोर्ड एग्जाम्स दें। बट इट्स ओके, ये सारी चीज़ें पार्ट एंड पार्सल है लाइफ के लिए। दोनों ही चीज़ें अपने अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो हमें किसी भी चीज़ के लिए, ना होली के फेस्टिवल के लिए ना बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए, राइट? तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बेटा हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो बेटा रूरल डेवलपमेंट एक तरीके से क्या है, नाम से ही पता लग रहा है, रूरल एरियाज का डेवलपमेंट। तो रूरल जो है ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर एक्चुअल में आप एक एक्शन प्लान को बनाते हो जिसमें आप कोशिश करते हो कि आप रूरल एरियाज का क्या करें, डेवलपमेंट करें। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग कोशिश करते हैं कि सोशली भी रूरल एरियाज का ग्रोथ हो, प्लस में इकोनॉमिकली भी रूरल एरियाज का ग्रोथ हो। ठीक है, तो एक ऐसा एक्शन प्लान जो कि दोनों वे से ही ट्राई करता है कि रूरल एरियाज का क्या हो, डेवलपमेंट हो, तो उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रूरल डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं कि लोगों का भी उद्धार होना चाहिए, लैंड रिफॉर्म्स अच्छे होने चाहिए। अब हम लोग मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज है या जो बिग बिग सिटीज है उनका तो इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने में लगे रहते हैं, राइट? लेकिन अब इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एरियाज का कौन सुधारेगा, उसकी ड्यूटी तो लेनी पड़ेगी ना किसी को। तो इसलिए भी ये चैनल एक तरीके से आया, फाइनेंसेस प्रोवाइड कराने के लिए लैंड रिफॉर्म्स को, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। तो ये सब जो चीजें हैं बेटा, ये हम लोग ऑलरेडी जो है इसके अंदर लेकर के चलते हैं। ठीक है, अब आ जाता है बेटा कि आपके जो है इसके अंदर दो चैलेंजेस हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो पहला जो चैलेंजेस है दैट इज लिंगरिंग जो चैलेंजेस है, इसके अंदर दो चीजें आ जाती हैं, जिसमें से पहला होता है आपका चैलेंज ऑफ द रूरल क्रेडिट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रूरल क्रेडिट की बात करूं तो नाम से ही पता लग रहा है, रूरल क्रेडिट यानी कि लोन किसके लिए, फार्मर्स के लिए, राइट? तो फार्मर्स के लिए यहाँ पे हम लोग लोन देते हैं रूरल एरियाज में। क्रेडिट फैसिलिटी, लोन फैसिलिटी कंट्रीब्यूट करती है ग्रोथ को ऑफ द रूरल एरियाज। ठीक है, तो जो नीड है क्रेडिट की अराइज होती है बेटा, देखो जो रिच जो फार्मर्स हैं वो तो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट पुअर फार्मर्स? ठीक है, अगर हम उन पे ध्यान नहीं देंगे तो हमारे तो बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा, गल्फ हो जाएगा बिटवीन द रिच एंड द पुअर फार्मर्स, राइट? वैसे तो पुअर कभी ग्रो ही नहीं हो पाएंगे और एक इकोनॉमिक डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो पुअर फार्मर्स हैं उनके लिए क्रेडिट फैसिलिटीज आई, एंड बिकॉज ऑफ द पुअर फार्मर्स एंड दे डू नॉट हैव द सरप्लस टू इन्वेस्ट इन द एग्रीकल्चर ऑल्सो, कि उनके पास इतना बचता ही नहीं है कि वो अपने एग्रीकल्चर पे इतना इन्वेस्टमेंट कर पाए, राइट? अब ये जो टाइम है आपको तो पता ही है बेटा, जो सीड बोइंग से लेकर के, ठीक है, अगर ये एक लैंड है फॉर एग्जाम्पल, आपने सीड बो किया और जब ये फसल है, जब तक ये उगनी स्टार्ट नहीं हो जाएगी, जो हार्वेस्टिंग का टाइम होगा, कटाई का टाइम होगा, उसके बीच में बेटा बहुत साल का गैप हो जाता है कई कई बार। ठीक है, डिपेंड अपॉन कि आपकी किस टाइप की ग्रोथ है। ठीक है, तो फार्मर्स जो है इन बिटवीन क्या करें, तो फार्मर्स को इसीलिए जो है मीटअप करने के लिए अपनी रिक्वायरमेंट्स को रूरल क्रेडिट का जो सहारा है बच्चों वो लेना ही पड़ता है। ठीक है, फार्मर्स बोरो करते हैं कि ताकि अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे वो पर्सनल रिक्वायरमेंट्स हैं या आपकी जो भी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, आपकी बिजनेस से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको क्या कर सके, पूरा कर सके। तो इन्हीं सबसे रिलेटेड जो है आया है चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, राइट? अब आ जाता है किस टाइप के जो है क्रेडिट है। तो टाइप्स ऑफ क्रेडिट की अगर मैं बात करूं तो बेटा तीन टाइप के आपके क्रेडिट है। ठीक है, एक होता है आपका शॉर्ट टर्म, एक होता है आपका मीडियम टर्म और एक होता है आपका लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो शॉर्ट टर्म जो क्रेडिट होता है बेसिकली वो जो है आपका किस टाइम पीरियड के लिए होता है, 6 to 12 मंथ्स के लिए। ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन, ये जो शॉर्ट टर्म का क्रेडिट होता है बच्चों वो 6 to 12 मंथ्स के लिए होता है। ऑल्दो जो मीडियम टर्म आपका जो लोन होता है वो 12 मंथ्स to 5 years तक के लिए होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि टाइप्स ऑफ 3 मार्क्स में कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मीडियम और लॉन्ग टर्म जो क्रेडिट है उसके बारे में बताइए। और इसका जो आता है आपका, ये लगभग 5 से 20 years तक का रहता है। ठीक है, इसका जो टाइम फ्रेम है वो आपको लर्न करना पड़ेगा कि जो शॉर्ट टर्म है वो लगभग 6 से 12 महीने, ठीक है, के लिए आता है। मीडियम टर्म जो क्रेडिट है बच्चों वो 1 to 5 years के लिए आता है। लॉन्ग टर्म जो नीड्स है वो लगभग 5 से 20 सालों के लिए आती है। ठीक है, यानी कि लोन दिया जाता है इसमें। अब ये जो बच्चों शॉर्ट टर्म जो एक तरीके से आपका लोन होता है, तो ये जो शॉर्ट टर्म जो लोन होता है, जैसे हमने कभी सीड्स खरीद लिए, कभी फर्टिलाइजर खरीद लिए, या हमने पेस्टिसाइड्स खरीदना है, तो इन सब चीजों के लिए आता है। तो छोटे मोटे खर्चों के लिए हम लोग ये लेते हैं, राइट? और जो आपका मीडियम टर्म है वो किसके लिए होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको फेंसेस जो है एक तरीके से मशीन जो है परचेज करनी है, ठीक है, परचेज करनी है मशीनरी, या आपका ये फॉर एग्जाम्पल एक प्लॉट है, इसमें आपको फेंसेस करानी है। ठीक है, तो ये जो फेंसेस का जो खर्चा है, फेंसिंग का जो खर्चा है,
एक्सपेंसेस का खर्चा है, ये भी आपका मीडियम टर्म लोन में आ जाएगा। प्लस में आपका लॉन्ग टर्म लोन आ जाता है, जिसमें आप एक्चुअल में जैसे फॉर एग्जांपल कोई लैंड खरीद रहे हो या कोई इंप्रूवमेंट करा रहे हो लैंड का, ठीक है, या कोई बहुत ही भारी कोई मशीन खरीद रहे हो, तो अगर परमानेंट इंप्रूवमेंट आ जाएगा तो ये आपका, या लैंड को परचेज करने का आ जाएगा, तो ये आपका लॉन्ग टर्म नीड्स में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि अगर परचेज ऑफ मशीन आ जाए तो ये आपका मीडियम टर्म है। ठीक है, और यही अगर परचेज ऑफ लैंड आ जाए तो ये क्या आ जाएगा, आपका लॉन्ग टर्म आ जाएगा, लॉन्ग टर्म नीड्स। ठीक है, उसी तरीके से अगर टेम्परेरी इंप्रूवमेंट आ जाए लैंड पर तो ये आपका मीडियम टर्म है, मीडियम टर्म है। ऑल्दो अगर परमानेंट इंप्रूवमेंट आ जाए तो ये क्या है बच्चों, आपका लॉन्ग टर्म है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलिए, अब व्हाई डू वी नीड द क्रेडिट? ठीक है, हमें क्यों जरूरत है, क्या हमारे पास सोर्सेज है जो कि कहाँ से हम लोग जो रूरल क्रेडिट है वो ले सकते हैं। ठीक है, देखो पहले के टाइम पे तो नॉन इंस्टीट्यूशनल ही चलता था। ठीक है, नॉन इंस्टीट्यूशनल में जैसे अगर हमें बहुत ज्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट है तो हमने कभी मनी लेंडर से ले लिया, कभी लैंडलॉर्ड से ले लिया, ठेकेदार से ले लिया, आस पड़ोस से ले लिया, तो हम लोग ऐसे इधर से ले लिया करते थे, है ना। और वो भी हमारी मजबूरी का बहुत ज्यादा फायदा उठाते थे और वो एक बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट को चार्ज करते थे और एक्सप्लॉइट करते थे लैंड को। और इन केस अगर लोन नहीं दे पाते थे तो वो एक ही उनका जरिए था कि ये लोन तो दे नहीं पा रहा, तो चलो क्यों ना इसकी लैंड ही हत्या ली जाए। ठीक है, तो लैंड को वो एक्वायर कर लेते थे। दे फोर्स द फार्मर्स टू सेल देयर क्रॉप्स टू, और उनको फोर्स भी किया जाता था कि आप अपने क्रॉप्स को बेचें इस पे लो प्राइस पर। ठीक है, तो ये जो चीज है आपकी, ये नॉन इंस्टीट्यूशनल में आ जाती है कि नॉन इंस्टीट्यूशनल का मतलब क्या होता है, जब आप अपने मनी लेंडर से या अपने जो है लैंडलॉर्ड्स वगैरह से लेते थे। और आपको पता है कि जब आप कोई भी पर्सनल एक तरीके से लोन लेते हो तो एक तरीके से आप अपने नुकसान नहीं रहते हो। क्यों? क्योंकि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वो लोग चार्ज करते हैं, राइट। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो पहले के टाइम पर 93% जो है, लगभग पहले की टाइम की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो 93% जो जनता है ना बच्चों, वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लेती थी। ठीक है, कमेंट करके मुझे बताइएगा, आपको पता था ये बात की 93% जो पॉपुलेशन है आपकी, वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से जो है वो ले रही है लोन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इंस्टीट्यूशनल। ये पूरा प्रॉपर चैनल है, पूरा प्रॉपर फॉर्मलाइज्ड है, एक स्ट्रक्चर्ड है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में तो पहला आ जाता है आपका जैसे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हो गई। ठीक है, अच्छा 93% जो लोग हैं वो नॉन इंस्टीट्यूशनल से ले रहे थे। ठीक है, तो बाकी बचा 7% किससे ले रहे होंगे बताओ, इंस्टीट्यूशनल से, राइट। इसके अंदर इंस्टीट्यूशनल में क्या क्या आ जाते हैं, पहले ही तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज आ जाती हैं। इसके अंदर जो सोसाइटी है वो लोन देती है फार्मर्स को एट ए रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, और वो कंट्रीब्यूट करते हैं लगभग 30% ऑफ द रूरल क्रेडिट। ठीक है, तो ये कोऑपरेटिव जो क्रेडिट सोसाइटीज है ये बहुत ही अच्छी एक तरीके से मानी जाती थी। नेक्स्ट आ जाता है आपका आरआरबी, दैट इज आरआरबी की फुल फॉर्म क्या है, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस स्लाइड के कंप्लीट होते ही मैं चेक करूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो बेटा जो आरआरबीज हैं, जो लैंड डेवलपमेंट जो बैंक्स हैं, उनको भी फॉर्म किया ताकि रूरल एरियाज की जो बैंकिंग है उनका उद्धार हो सके। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स भी आए ताकि प्रमोट कर सके क्रेडिट की फैसिलिटीज को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आया, अदर कमर्शियल बैंक आया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो था वो सेटअप कब हुआ, 1955 में, जिन्होंने फोकस किया रूरल क्रेडिट पर। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज बताइए एक बात कि क्या आपको पता है कि एसबीआई का पुराना नाम क्या था। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाता है नबार्ड। बेटा नबार्ड जो आया था वो 12 जुलाई 1982 को आया था। ठीक है, और उसकी फुल फॉर्म क्या थी, एन फॉर नेशनल। ठीक है, नेशनल, एन ए फॉर नेशनल, बी फॉर बैंक, फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इट वाज सेट अप इन 1982 और ये अपेक्स बॉडी थी बेटा कंट्रीब्यूट करने के लिए एक्टिविटीज ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द रूरल एरियाज। ठीक है, तो जैसे आरबीआई हमारा बैंकिंग सिस्टम का अपेक्स बॉडी है ना, उसी तरीके से रूरल डेवलपमेंट के लिए, रूरल बैंकिंग के लिए जो अपेक्स बॉडी है वो क्या है, नबार्ड है। प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि इस स्लाइड के एंड होने पे मैं आपको बताऊंगी कि आरआरबी की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है बेटा रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है, रीजनल जो रूरल बैंक्स थे बेटा वो कब आए थे, 2 अक्टूबर 1975 को जो है ये आए थे। ठीक है, और ये सब किस लिए आए थे, टू हैज टू प्रमोट द बैंकिंग फैसिलिटी, क्रेडिट फैसिलिटीज इन द रूरल सेक्टर। ठीक है, तो ये कुछ इंस्टीट्यूशनल जो है आपके सोर्सेज हैं, आपके बुक्स में भी कंप्लीट डेटा गिवन होगा तो आप वहां से भी कर सकते हैं, राइट। चलिए, अगला आ जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप सीबीएसई के सैंपल पेपर अगर आपने किए हैं तो ये 3 से 4 मार्क्स में चांसेस हैं आने के बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो इस पे आप स्टार लगा लीजिएगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या रूरल बैंकिंग के क्रिटिकल इवैल्यूएशन है। ठीक है,
तो इसमें जो है कुछ बातें हैं जो कि आपको यहाँ पे बतानी है कि रूरल जो बैंकिंग है उसकी क्या क्या क्रिटिकल इवैल्यूएशन थी, क्या क्या लिमिटेशंस थी। तो बेटा जब भी हम लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो पहले हम कुछ जो है पॉजिटिव जो बातें हैं वो भी बताएंगे, और साथ साथ पॉजिटिव बातों के साथ जो हमारी लिमिटेशंस होंगी बच्चे, हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो बच्चों रूरल बैंकिंग की अगर हम लोग क्रिटिकल इवैल्यूएशन की बात करें तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, कुछ हमें डिस्कस करने हैं, पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव इंपैक्ट्स भी हमें बताने होंगे। तो पॉजिटिव इंपैक्ट्स में तो आप क्या क्या बताएंगे बच्चों? सबसे पहले ये कि रूरल जो बैंकिंग है एक तरीके से उसको डेवलप करने के लिए हमने बहुत कुछ किया, हमारी सरकार ने बहुत बहुत कुछ किया। जैसे कि 14 बैंक्स का जो है वो नेशनलाइजेशन हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1969 में। ठीक है, ये आपको मेंशन करना ही करना है। प्लस में सेकंड में आपको ये बताना है कि हम रूरल बैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए जो इंस्टीट्यूशनल जो क्रेडिट जो थे ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस उनको लेकर के आए थे, जिसमें हम लोग क्रेडिट के लिए जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेकर के आए। ठीक है, हमने एक अपेक्स बॉडी भी बनाई जिसका नाम क्या था बच्चों? नबार्ड, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फिर आपको ये भी बताना है कि आप जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेकर के आए, आरआरबीज आपने डेवलप किए, आपने लैंड डेवलपमेंट के जो बैंक्स हैं उनको भी डेवलप किया, सो दैट कि आपकी जो रूरल बैंकिंग के जो सिस्टम है उनको हम लोग एक तरीके से हायर उस पर लेकर के जाएं। बट उसके साथ साथ कोई लिमिटेशंस भी जो है वो रही हैं। तो लिमिटेशंस में सबसे पहले है कोलेट्रल सिक्योरिटी। ठीक है, सबसे बड़ी लिमिटेशंस तो यही है कि जब भी कोई भी फार्मर जब जाता है बैंक के पास तो बैंक वाले कहते हैं गिरवी क्या है रखवाने के लिए, क्या लाए हो गिरवी रखवाने के लिए? अरे भैया गिरवी रखवाने के लिए कुछ था नहीं, तभी तो तुमसे लोन लेने के लिए आए हैं हम लोग, राइट? तो जो बैंकिंग की जो क्रेडिट फैसिलिटीज है तो वो चीज आई थी कि एक्चुअल में जो पुअर है, जो मार्जिनल फार्मर्स है, वो कहाँ से लेकर के आएंगे कोलेटरल सिक्योरिटी गिरवी रखवाने के लिए? इसलिए ये एक रीजन था जिनकी वजह से इंस्टीट्यूशनल की तरफ जो फार्मर्स है वो जा ही नहीं पाता था, हमेशा उसको नॉन इंस्टीट्यूशनल का सहारा लेना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिलैक्स्ड पॉलिसी थी रिलेटिंग टू द रिकवरी ऑफ द लोन। जैसे कि आपको पता है हम लोग कितना ज्यादा न्यूज में सुनते हैं कि फार्मर्स जो है वो लोन नहीं पे कर पा रहे हैं तो उन्होंने सुसाइडल अटेम्प्ट कर दिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट रिकवरी ऑफ लोन्स को लेकर के बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड पॉलिसी बनाती है। कोई स्ट्रिक्ट जो है मैकेनिज्म नहीं है कि किस तरीके से इनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व किया जाए, किस तरीके से जो इनके पैसे इनसे वापस लिए जाए, बैंक्स के पैसे। नेक्स्ट है एक थ्रिफ्ट जो है सेविंग का, हम लोग वो भी तो नहीं डेवलप कर पाए ना इनके 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 में। तो जो फार्मिंग की जो फैमिलीज हैं वो फेल हो गई कि वो मनी को अच्छी तरीके से जो है सेव नहीं कर पाई। जो एक थ्रिफ्ट था उसको हम लोग मेंटेन नहीं कर पाए, थ्रिफ्ट ऑफ सेविंग को हम लोग मेंटेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि दो है, एक आपका मैंने आपको बताया था जो कि क्रेडिट से रिलेटेड था। ठीक है ना, और दूसरा मैंने आपको बताया था एक और है। तो वो दूसरा क्या है बेटा? चैलेंजेस ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ये चैप्टर आपका बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो मुझे लगता है कि अब जैसे यहां से अगर मैं बात करूं, एक शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था वो इंपॉर्टेंट है, प्लस में क्रिटिकल इवैल्यूएशन वाला ये तो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमारा जो है एग्रीकल्चर का मार्केटिंग का चैलेंज स्टार्ट हो गया, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें इस चैप्टर को बिल्कुल भी ढील नहीं देनी, कैसे भी करके याद करो लेकिन इस चैप्टर को मिस आउट नहीं करना। ठीक है, तो जो सेकंड जो आपका चैलेंज है क्रेडिट के चैलेंज के बाद वो है एग्रीकल्चर की मार्केटिंग। देखिए बेटा मार्केटिंग कब होती है? जब कोई सामान बिल्कुल तैयार हो चुका है। ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है ना एक तरीके से, जिसमें हम लोग पहले तो चीजों को देखो असेंबल करते हैं, फिर हम लोग उसकी स्टोरेज करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, फिर धीरे धीरे करके स्टोरेज के बाद ट्रांसपोर्टेशन होता है, चीजों की पैकिंग होती है, फिर उनकी ग्रेडिंग होती है उनकी क्वालिटी के हिसाब से, फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज को अक्रॉस द कंट्रीज। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है? एक प्रोसेस है जो कि चलता जा रहा है, जिसमें पहला प्रोसेस क्या है कि हम असेंबल करते हैं। ठीक है, गैदर करते हैं एक तरीके से सारे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे करके स्टोरेज करते हैं, उनकी प्रोसेसिंग करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी हमें करना होता है, पैकेजिंग भी हम करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, है ना? ये सब चीजें हम लोग करते हैं एग्रीकल्चर की मार्केटिंग में। सेल्फ हेल्प ग्रुप ये भी इसके लिए बनाए गए हैं कि जो फॉर्मल जो सोर्सेज हैं वो इतना ज्यादा तो एडिक्वेट है नहीं कि वो रिक्वायरमेंट्स को मीट अप कर पाए। तो कहीं ना कहीं प्रमोट करने के लिए सेविंग की हैबिट्स को बाय द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच मेंबर्स हमने क्या बनाया है बच्चों? सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लीज इस पे मार्क कर लीजिए। ठीक है, कि क्या क्या मेजर्स रहे इनिशिएटेड, ये 3 से 4 मार्क्स में आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको जो है छोड़ना नहीं है कि क्या मेजर्स हैं इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव द मार्केटिंग सिस्टम। ठीक है, तो पहला चीज है, देखिए कुछ इंडियन इकोनॉमी में ऐसे भी चैप्टर्स हैं जो कि जिनको देख के आपको लगेगा इसमें से पिक्चर बेस्ड ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से देख के आपको लगेगा कि नहीं इसमें से टेबल में से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ में से आपको केस बेस्ड भी लग सकते हैं कि हाँ इसमें से केस स्टडी काइंड ऑफ आ सकता है। ठीक है, आजकल वो जो टेबल आ रही है ना, तो वो भी आ सकता है। लेकिन इसमें से मुझे लगता है कि
रूरल जो डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर है, इसमें से मुझे लगता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो है आ सकता है बहुत आराम से, क्योंकि क्रिटिकल इवैल्यूएशन वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये मेजर्स वाला जो है टॉपिक वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मेजर्स में पहले क्या क्या है, एक तो रेगुलेटेड मार्केटिंग है, ठीक है, रेगुलेटेड मार्केट्स है, प्लस में कोऑपरेटिव जो की एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज है वो है, प्लस में प्रोविजन ऑफ द वेयर हाउसेज फैसिलिटीज है, सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट है, डिसेमिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन है, और एक एमएसपी भी है, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो ये तो वही है आपका जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में है। तो अगर मैं यहाँ पे मेजर्स की भी बात करूं यहाँ पर, तो मेजर्स में सबसे पहले आ जाता है बच्चों रेगुलेटेड मार्केटिंग, ठीक है। रेगुलेटेड मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं तो रेगुलेटेड मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, बेसिकली ये एक मार्केट है जहां पे एक्चुअल में प्रोड्यूस को सेल और परचेज किया जाता है, ठीक है। एक ऐसी मार्केट जहां पे एक्चुअल में प्रोड्यूस को क्या किया जाता है बच्चों, सेल और परचेज किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर कमेटी होती है, एक कमेटी होती है जो कि कंप्राइजेज होती है, जिसमें फार्मर्स भी होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर इस कमेटी में आपकी गवर्नमेंट्स भी होते हैं और एक आपके ट्रेडर्स भी होते हैं। तो एक कमेटी जो है एक तरीके से फॉर्म की जाती है, ठीक है। और ये जो मार्केट का जो सिस्टम है उसको एक तरीके से ट्रांसपेरेंट जो है वो रखा जाता है, एक विजिलेंट जो है रखा जाता है कि प्रॉपर जो है स्केलिंग होनी चाहिए, कि कोई भी मार्केट के अंदर ऐसा नहीं हो कि कुछ भी जो है अप्रोप्रिएट जो मेजर्स हैं उसका इस्तेमाल करें। एक प्रॉपर जो है वेइंग होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर जो वेट्स है उसका आप जो है एक तरीके से वो करें। तो ये जितने भी हैं आपके रेगुलेटेड मार्केट जो है उसके अंदर होता है कि जिसके अंदर हम लोग कोशिश करते हैं कि मार्केटिंग का जो सिस्टम है वो एक तरीके से क्या होना चाहिए, आपका विजिलेंट होना चाहिए, जिसमें हर एक चीज, जैसे कोई भी मार्केट में अगर दाम लगा रहा है तो रीजनेबल प्राइस में जो है वो होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर बोले या एक तरीके से जो है वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज जो है वो उनको भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग क्या एक तरीके से नोटिस करते हैं कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, जैसे कि अगर आपने देखा होगा मालगाड़ी भी आती है ना, हम लोग रेलवेज को, रोडवेज को, है ना, एक तरीके से यूज करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए, ताकि जो हमारा प्रोड्यूस है वो ज्यादा से ज्यादा जो एरियाज हैं उन तक पहुंच पाए, ठीक है। आपकी वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, ताकि आप जो प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या कर सकें, स्टोर कर सकें। देखिए बेटा, अगर आप स्टोर नहीं कर पा रहे तो आपका इतने साल की मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी, इसलिए प्रोविजन भी दिया जाता है जिसमें वेयर हाउस की फैसिलिटीज होती है, एक स्टोरेज गोडाउन टाइप में होता है जिसके अंदर एक्चुअल में गुड्स को क्या किया जाता है बच्चों, स्टोर किया जाता है, ठीक है। कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज है जिसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि बेटर हम लोग दाम लगा सकें, बेटर एक तरीके से बार्गेनिंग जो है हो सके, कि फार्मर्स को अपने प्रोड्यूस का एक सही जो दाम है वो मिल सके। तो कोशिश हमारी यही रहती है कि फार्मर्स जो है बेटर उनको प्राइस मिले उनके उस पर, और उनको एक तरीके से लुक्रेटिव जो सेल्स है उनका फायदा उठा पाए। सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट की कोशिश की जाती है देने की। देन है आपका एमएसपी, डिसेमिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, ये भी एक पार्ट है, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस है एमएसपी जिसको बोलते हैं वो भी एक पार्ट है, जिसके अंदर बेसिकली मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है इसके अंदर ये किया जाता है। प्लस में सरकार जो है इमरजेंसी टाइम के लिए बच्चों बफर स्टॉक को भी मेंटेन करती है, ताकि इन केस अगर हमारे देश में कोई भी किसी भी टाइप की इमरजेंसी आए तो हमारे पास गवर्नमेंट के पास स्टॉक होना चाहिए। प्लस में पीडीएस जो है वो भी मेंटेन करती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें जितने भी आपके लोग हैं जिनके पास भी येलो कार्ड है, पीला कार्ड है, जो कि अनअफोर्डेबल है, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो पीपल है, उनको जो राशन है वो मिनिमलिस्टिक या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है दिया जाता है, या बिल्कुल मिनिमम टू मिनिमम रेट में इनको तेल, चीनी, चावल, है ना, ये सब जो है चीजें जो है दी जाती हैं। फार्मर्स को एश्योर्ड किया जाता है कि वो मिनिमम जो इनकम है वो ले ही ले फ्रॉम द सेल ऑफ द शॉप, ठीक है। तो ये है आपका मेजर्स इनिशिएटेड, इसको आप अच्छे से बुक में से कीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, इसको डिटेलिंग में। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों हमारा एग्रीकल्चर जो है डाइवर्सिफिकेशन। लेकिन एग्रीकल्चर की डाइवर्सिफिकेशन से पहले मैं आपको एक जो ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग के जो चैनल्स हैं बच्चों, एक बार वो बता देती हूँ कि ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग के जो चैनल्स हैं इसके अंदर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको डिस्कस कर रही हूं मैं। कई बार ये वन मार्कर में भी आ जाता है कि देयर आर डिफरेंट डिफरेंट जो है आपके पास एक तरीके से मार्केट्स हैं, जैसे कि मैं आप यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, ठीक है, और राजस्थान। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में चलता है क्या, अपनी मंडी, अपनी मंडी और बिग बाजार, बिग बाजार, ठीक है। ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कीजिएगा कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अपनी मंडी और बिग बाजार चलता है, ठीक है। प्लस में आपका नेक्स्ट आ जाता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में चलता है, मैचअप के लिए भी आ सकता है या चूज द करेक्ट पेयर भी आ सकता है, रायथू, रायथू बाजार, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाता है बच्चों कि तमिलनाडु में चलता है उजावर सैंडीज। ठीक है, तो ये कुछ है जो कि हमको एक तरीके से लर्न करने हैं कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अपनी मंडी और बिग बाजार चलता है, ये तो याद हो ही जाएगा। ए से याद रखिएगा कि ए आर है, ठीक है, ए आर। ठीक है, आंध्र प्रदेश में रायता फैल गया, ऐसे याद कर लो। ठीक है, कि आंध्र प्रदेश में रायता फैल गया, कि आंध्र प्रदेश रायतू बाजार है। तमिलनाडु का ये आपका ये हो जाता है कि तमिलनाडु का उजावर सैंडीज है। ठीक है, कैसे लर्न करेंगे एक तरीके से, आपने टोटल यूटिलिटी का कर्व पढ़ा हुआ है ना, टोटल यूटिलिटी का कर्व, तो तमिल टी फॉर तमिलनाडु एंड यू फॉर उजावर सैंडीज। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है बेटा। या तो क्वेश्चन में आ जाएगा कि मैचअप करो, या तो फिर आ जाएगा जैसे अगर अलग अलग दे दें कि चूज द करेक्ट पेयर, इनमें से कोई भी आ सकता है। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए आने के। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला आ जाता है बच्चों एग्रीकल्चर की डाइवर्सिफिकेशन। अब देखो नाम से ही पता लग रहा है डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को एक ना करके अलग अलग चीजों को करना है ना। तो एग्रीकल्चरल जो डाइवर्सिफिकेशन है वो एक असेंशियल है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ये एक स्टेज है जहाँ पे जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है डायनेमिक और कमर्शियल सेक्टर में बाय शिफ्टिंग द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर मिक्स टू द हाईएस्ट स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें हम लोग जो हाई एग्रीकल्चर जो डाइवर्सिफिकेशन है उसको सपोर्ट भी किया जाता है बाय द चेंज इन द टेक्नोलॉजी कंज्यूमर डिमांड के हिसाब से। ठीक है, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज कर रहे हो तो आप एक ही चीज करते रहोगे, है ना। इसके अंदर है कि या तो आप दो चीजें कर सकते हो इसमें, या तो आप अपनी क्रॉप का जो पैटर्न है उसको चेंज कर दो, है ना। जैसे कभी राइस उगा लिया तो कभी वीट उगा लिया, या कभी एक तरीके से आप अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न में ही चेंज लेकर के आ रहे हो। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि आप एग्रीकल्चर से शिफ्ट करके अदर अलाइड एक्टिविटीज कर दो, या नॉन एग्रीकल्चर में शिफ्ट कर लो, है ना। जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री कर लो, या फिशिंग कर लो, माइनिंग कर लो, है ना। तो हम लोग दो चीजें कर सकते हैं कि या तो क्रॉपिंग पैटर्न में अपना चेंज करें, या तो फिर एग्रीकल्चर से एक्टिविटीज से नॉन एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज कर लें। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है व्हाई इज द एग्रीकल्चर ये डाइवर्सिफिकेशन इज असेंशियल फॉर द सस्टेनेबल लाइवलीहुड, है ना। तो पहली चीज तो बच्चे ये है कि एग्रीकल्चर में ना बेटा बहुत ज्यादा रिस्क है। ठीक है, आप पूरा साल इस इंतजार में बैठे रहो कि हाँ फसल कटेगी कटेगी, तो उसके बाद जो है हमारा प्रोड्यूस बिकेगा, फिर हम लोग कुछ कमाएंगे। लेकिन व्हाट हैपन कि अगर मैं बोलूं कि बहुत ज्यादा रेनफॉल के आने के कारण आपकी सारी फसल खराब हो गई, या किसी भी रीजन की वजह से अगर आपकी एग्रीकल्चर जो है अगर वो फसल खराब हो गई, तो तब आप क्या करेंगे, तब आप कहाँ से पैसा लाएंगे, तब आप क्या करेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे, तब आप सस्टेन कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे ना। तो ये ग्रेटर रिस्क हो जाता है। डाइवर्सिफिकेशन जो है वो आपके न्यू एरियाज में भी असेंशियल है, नॉट ओनली टू रिड्यूस द रिस्क फ्रॉम द एग्रीकल्चर बट ऑल्सो ये प्रोडक्टिव जो है एक तरीके से उनको भी करता है। मच ऑफ द एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज कॉन्सेंट्रेटेड भी होती हैं खरीफ सीजन में, कुछ की रबी सीजन में होती हैं, कई बार इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज भी हो सकती हैं, तो डिफिकल्ट हो जाता है गेनफुल एम्प्लॉयमेंट होना। ठीक है, एक्सपेंशन करना अदर सेक्टर में भी जो है जरूरी है अगर हमें सस्टेन करना है तो। ठीक है, अब इसके अंदर आ जाता है सबसे पहले कि अलग नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में पहला क्या हो सकता है, तो पहला आ जाता है आपका क्या, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री में वही चीज है बच्चों की जो हमारा ये है एक तरीके से जो फार्मिंग की कम्युनिटीज है वो एक तरीके से लाइफ स्टॉक, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि लोग अपने घर गाय भैंस रखते हैं, या बकरियां जो रखते हैं, कैटल वगैरह रखते हैं, है ना, वो सब रखते हैं, तो वो लाइफ स्टॉक का पार्ट है, हॉर्सेस वगैरह का पार्ट है, एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट है। तो वो अपना जैसे दूध बेच करके गुजारा कर लेते हैं या कुछ भी इस तरीके से। तो फूड सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल वगैरह ये सारी चीजें हो जाती है विदाउट डिस्टर्बिंग अदर फूड या प्रोडक्शन फैसिलिटीज। ठीक है, तो इन द मोस्ट एरियाज के अंदर आपका जो लाइवली स्टॉक है उसको कंबाइन भी करते हैं लोग, कि साथ साथ भैंसे भी रख रखी हैं, लेकिन साथ साथ अपना क्रॉप भी फार्मिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो लाइफ स्टॉक मोर है इन एरिड एंड सेमी एरिड जो एरियाज है वो वहां पे ज्यादा एक तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है उसने एक ऑपरेशन भी चलाया था, दिस इज नोन एज ऑपरेशनल फ्लड, जो कि कहाँ पे था, जिसके अंदर मिल्क जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उससे रिलेटेड था। कहाँ पे हुआ था ये, गुजरात में। ठीक है, कमेंट करके मुझे बताएंगे आपको पता था कि ऑपरेशनल जो फ्लड है वो गुजरात में हुआ था, और कहीं ना कहीं ये जो व्हाइट रिवोल्यूशन है उसको भी एक तरीके से बोलते हैं। ठीक है, स्पर्ट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, जिसमें सारे लोग आते हैं अपना जो प्रोडक्शन है मिल्क का वो इकट्ठा करते हैं, उसके बाद सारे एक साथ मिलकर जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके एक तरीके से सप्लाई कर देते हैं। तो गुजरात में ही हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बच्चों फिशरीज। जो फिशिंग की जो कम्युनिटीज है वो भी एक तरीके से वाटर बॉडीज में डील करती है, मोस्टली उन एरियाज में होते हैं जो पोर्ट्स वगैरह एरिया के पास है, स्पेशली साउथ साइड पे जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु ये मेजर एरियाज हैं फिशरीज के। अनएम्प्लॉयमेंट, लो अर्निंग, इलिटरेसी, इंडेफिनेट्स ये कुछ मेजर एरियाज हैं।
एंड देयर इज नीड टू इंक्रीज द क्रेडिट फैसिलिटीज थ्रू द कोऑपरेटिव एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। और फिशरीज टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना, अपडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू ओवर फिशिंग एंड पॉपुलेशन जो है नीड्स टू बी रेगुलेटेड एंड कंट्रोल। लेकिन जो लोग इन सब चीजों में होते हैं बेटा वो बहुत ज्यादा कम कमाते हैं, जो एक तरीके से बहुत ही कम स्कोप होता है इनकी, उनका जो इनकम जो गेन्स होती है ये भी बहुत ज्यादा कम होता है फिशरीज में एज कम्पेयर टू एनिमल हस्बेंड्री। नेक्स्ट आ जाता है हॉर्टिकल्चर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन होता है एग्रीकल्चर का, जैसे कि हॉर्टिकल्चर में आपका फ्रूट्स आ जाता है, वेजिटेबल्स आ जाता है, आपका फ्लावर्स आ जाते हैं, आपका स्पीसीज आ जाता है, ठीक है। तो इंडिया जो है कहीं ना कहीं लीडर, वर्ल्ड का लीडिंग प्रोड्यूसर है वेराइटीज में, जैसे मैंगोज के लिए बहुत ज्यादा इंडिया लीड पे चल रहा है, बनानास के लिए, कोकोनट, कैश्यू नट्स, वेरियस स्पीसीज, और राइस देखने को मिला है इनकम लेवल में ऑफ द फार्मर्स। तो हॉर्टिकल्चर से बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वुमेन को भी मिलती है रूरल एरियाज में, ठीक है। और इसको गोल्डन रेवोल्यूशन जो है उसके नाम से भी जाना जाता है। तो बेटा व्हाइट रेवोल्यूशन मैंने आपको किसके लिए बताया था? तो बेटा व्हाइट रेवोल्यूशन मैंने आपको किसके लिए बताया था? मिल्क के लिए, है ना। अब मैं आपको हॉर्टिकल्चर के लिए किसके लिए बता रही हूँ? जो गोल्डन रेवोल्यूशन आया था वो किसके लिए आया था? हॉर्टिकल्चर के लिए आया था। तो ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, सक्सेसफुल जो सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शन है उसके लिए है। और हॉर्टिकल्चर जो है लगभग 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द एग्रीकल्चर आउटपुट, या फिर बोले तो 6% ऑफ द जीडीपी ऑफ इंडिया का कवर करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। ये आपका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है जो बहुत सालों से, आपने गांधी जी को भी ऐसे देखा होगा, उनकी फोटो है चरखा चलाते हुए, है ना। तो स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, ब्लीचिंग, ये तो कब से, सालों से होता जा रहा है हमारी हमारे देश में। ये इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं बिट इफेक्टेड, जो है लिटिल बिट इफेक्टेड है। जब लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज जो है वो आ गई थी रिलेटेड टू द टेक्सटाइल, वो सेटअप हो गई थी। वर्कर्स जो है उन्होंने स्टार्टेड किया था मेकिंग अदर थिंग्स, जैसे कि सोप बनाना, डोल्स बनाना, गुड्डे गुड़िया बनाना, ठीक है, हैंडमेड चीजें बनाना, जो कि उनको एक्स्ट्रा इनकम जो है जो है उसमें जनरेट करती हैं। इट हैज गिवन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द वुमेन ऑल्सो। अगर आप बंजारा मार्केट में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे वो खुद से ही बना बना के इतनी सारी जो चीजें हैं वो बेचते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होता है? जब हम अपनी ऑर्गेनिक इनपुट्स को, खाद को, एक तरीके से कंपोस्ट को यूज करते हैं, किसके लिए बच्चों? कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। पहले तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो उसने प्रमोट कर दिया कि नहीं, फर्टिलाइजर यूज करो, पेस्टिसाइड यूज करो, इंसेक्टिसाइड यूज करो, बढ़ाओ प्रोडक्शन, ठीक है। अब आजकल के टाइम पे भी अगर आप कोई भी, आपको क्या लग रहा है कि अगर आप दूध पी रहे हैं तो क्या वो प्योर है? ठीक है। अगर आप कोई वेजिटेबल्स ईट कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि वो प्योर है? या अगर आप कोई फ्रूट्स ले रहे हैं आपको क्या लगता है कि वो प्योर है? तो बेटा अब ऑर्गेनिक फार्मिंग आ गई है, क्योंकि हेल्थ इतनी ज्यादा प्रोन हो चुकी है, इतनी ज्यादा प्रोन हो चुकी है बच्चों, कि अब नीड आ गई है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है उनको रिड्यूस कर दें, अब इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स को यूज करें, इन टॉक्सिक चीजों को रिमूव करें अपनी डाइट से, ठीक है। ये क्या करता है बेसिकली, अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज करेंगे बच्चे, इससे हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी इंप्रूव होगी, इको फ्रेंडली एनवायरमेंट होगा, और हमारी जो हेल्थ है वो भी बची रहेगी, ठीक है। तो वाई ऑर्गेनिक फार्मिंग, अगेन आई एम सेइंग दिस इज इंपॉर्टेंट, कि ये क्या कहती है कि एक तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका जो यूज है उनको डिस्कार्ड करो प्लीज, फॉर गॉड सेक। आप इस चीज को जो है कंप्लीटली वॉइड कर दो कि केमिकल जो फर्टिलाइजर है हमें उस पर डिपेंडेंट ही नहीं रहना, ठीक है। नो केमिकल्स, नथिंग फ्रॉम द पेट्रोलियम। नेक्स्ट है एनवायरमेंट फ्रेंडली का आप यूज करें, कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है डज नॉट यूज सच केमिकल्स, को वो यूज ही नहीं करती, एंड हेंस अवॉइड करती है यूसेज ऑफ द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, राइट। नेक्स्ट है कि जो प्रोड्यूस है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, इस पेस्टिसाइड फ्री है, केमिकल फर्टिलाइजर भी नहीं है उसमें, एक्सेस पेस्टिसाइड भी नहीं है, ठीक है। ये डिस्कार्ड करती है कि केमिकल फर्टिलाइजर का जो हमें यूज है करना ही नहीं है, इससे हम पॉल्यूट भी नहीं करेंगे ग्राउंड वाटर को, और ये इको फ्रेंडली भी रहेगा, आपकी जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी रिगेन रहेगी, ठीक है। क्योंकि देखो जितना ज्यादा पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करेंगे, तो आप अपनी सॉइल को खो रहे हैं, उसकी फर्टिलिटी को एक तरीके से खो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप एनिमल मैन्योर का यूज करेंगे, नेचुरल चीजों का यूज करेंगे, खाद का यूज करेंगे, तो आपकी जो सॉइल की फर्टिलिटी भी रीगेन होगी, ठीक है। दूसरा, अगर आप पहले के जमाने में देखें जब लोग प्योर खाना खा रहे थे, तो उनका खाने की क्वालिटी में और हमारे खाने की क्वालिटी में बहुत अंतर है, क्योंकि वो हेल्दियर फूड खाते थे, टेस्टियर फूड खाते थे। क्यों? क्योंकि कुछ नेचुरल थी सारी चीजें, उसमें कोई प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कोई इंजेक्शन नहीं लगा रहे थे, नेचुरली जो प्रोड्यूस हो रहा था वो खा रहे थे, ठीक है। तो मोर जो आपका ऑर्गेनिकली जो भी कोई प्रोडक्ट है जो प्रोड्यूस हुआ होता है वो ज्यादा टेस्टी होता है, ज्यादा हेल्दियर होता है, हमारी बॉडी के लिए भी इनएक्सपेंसिव होता है। एनिमल के मेन्योर में क्या वैसे लग रहे हैं पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर, तो आपको खरीदने पड़ेंगे, लेकिन एनिमल जो मेन्योर है या बाकी जो भी चीजें हैं वो नॉर्मली भी गाय भैंस है या जो भी गाय जो विलेज साइड के जो एरियाज हैं बहुत आराम से मिल जाती है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक तरीके से सब्सटीट्यूट है बच्चों किसका? कन्वेंशनल फार्मिंग का। तो इट्स सब्सटीट्यूट कॉस्टलियर,
देन एग्रीकल्चरल इनपुट सच एज HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड जो हम पहले के टाइम पे खरीदा करते थे और अभी भी खरीद रहे हैं प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, बट ऑल दो दीज आर नॉट एट ऑल गुड फॉर आवर हेल्थ। ठीक है, अगर आपको डॉक्टर्स को पैसे नहीं देने तो प्लीज अपने डाइट में चेंज कीजिए, हेल्दी फूड खाइए, नेचुरली जो प्रोड्यूस गुड्स हैं उनको खाइए। तो जो आपके ऑर्गेनिक इनपुट्स हैं आपके वो चीपर है इससे, फर्टिलाइजर से। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या लिमिटेशंस है ऑर्गेनिक फार्मिंग की। तो पहली चीज तो ये कि थोड़ा ये जो इसकी यील्ड है वो लेस देन मॉडर्न एग्रीकल्चर है, क्योंकि हम तो पुराने जमाने की चीजें यूज कर रहे हैं ना। ठीक है, अगर लार्ज स्केल हमें प्रोडक्शन करना है तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग से इतना बल्क में प्रोडक्शन करना। नेक्स्ट है, ऑर्गेनिकली जो प्रोड्यूस होते हैं वो मोर ब्लेमिश होते हैं, उनकी जो लाइफ होती है वो शॉर्टर शेल्फ होती है एक तरीके से। चॉइस जो होती है प्रोडक्शन की वो ऑफ सीजन में क्वाइट लिमिटेड ही होती है। जो आपका मार्केटिंग है ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस का वो अनदर मेजर प्रॉब्लम्स जो है वो भी रहता है। शॉर्टेज रहती है बायोमास की, फिर डिस्पैरिटी है दोनों में, डिमांड और सप्लाई में डिस्पैरिटी दिखेगी। टाइम चाहिए अगेन इंडीड, हाई MRP रहता है उनका। ठीक है, लैक ऑफ स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अगर आप नॉर्मली किसी भी बाजार में जाएंगे तो कोई भी एक चीज आपको, अगर एप्पल भी लेने जा रहे हो तो आपको नॉर्मल रेट पे भी अगर आप मिल रहे हैं वही आप एक ऑर्गेनिक स्टोर से खरीद लो, जैसे ऑर्गेनिक इंडिया की आती है ना ग्रीन टी या बाकी चीजें आती हैं। ठीक है, अगर आप उससे खरीदोगे तो आपको अंतर मिलेगा प्राइस का, क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड है, तो हल्की सी जो उनका MRP है वो ज्यादा होता है रेदर देन जो आपकी नॉर्मली जो भैया लोग जो रेडी लगा करके बेच रहे हैं सामान उनसे। ठीक है, तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द रूरल डेवलपमेंट बच्चों। तो इस चैप्टर में मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं जो कि आपको बिल्कुल मिस आउट नहीं करनी फॉर CBSE एग्जामिनेशन। इसमें जो टाइप्स है आपका रूरल क्रेडिट का, इसमें कुछ चीजें हैं जो कि आपको मिस आउट नहीं करनी। पहला है आपका इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ रूरल क्रेडिट। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ रूरल बैंकिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको क्या बताई थी बच्चों, जो आपका मैंने आपको मेजर्स बताए थे। ठीक है, मैंने आपको मेजर्स बताए थे इसके एग्रीकल्चर मार्केटिंग के, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चीज आ जाती है आपके पास ये एग्रीकल्चर और नेक्स्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये 4 टॉपिक्स हैं जो कि सारे के सारे अगर मैं बोलूं तो सारे के सारे 3 से 4 मार्क्स में जो है इंपॉर्टेंट है। और 1 मार्कर मैंने आपको बताया भी था, जिसमें मैंने आपको बताया था वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में मैंने जो आपको बताया था अपनी मंडी चलती है और बिग बाजार। ठीक है, और आपको आंध्र प्रदेश का बताया था मैंने आपको रायतू बाजार, रायता फैल गया। ठीक है, एक मैंने आपको टोटल यूटिलिटी का बताया था कि तमिलनाडु में उजावर सैंडीज का चलता है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक है बेटा जो कि आपको मिस आउट नहीं करने। अगर आप ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो ये जो चीज है वो आपको मिस आउट नहीं करनी है इस चैप्टर में। डायरेक्ट क्वेश्चन चांसेस हैं कि आपको मिल जाएंगे इस चैप्टर में से। इन केस कोई भी आपको क्वेरी है तो प्लीज पूछेगा, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। आपकी सपोर्ट से ही आगे मैं ग्रो कर पाऊंगी। ठीक है, थैंक यू फॉर लाइकिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। जिन्होंने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में जो है आप मेंशन कर सकते हैं। जिनको भी फ्री जो PDF अगर नोट्स चाहिए तो प्लीज मेरा जो टेलीग्राम जो चैनल है जिसका लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ, तो प्लीज देखिएगा। जिन्होंने मेरी पहले की जो वीडियोस हैं नहीं देखी हैं तो प्लीज मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियोस को वॉच कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैप्पी होली टू एवरीवन।